नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोवा के अरपोरा स्थित पर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने क्लब से जुड़े कई लोगों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। यह आग शनिवार देर रात को लगी थी, जिनमें मरने वालों में 4 टूरिस्ट भी शामिल थे। पुलिस ने सब इंस्पेक्टर नवनीत कोलटेकर की शिकायत पर क्लब के चेयरमैन सौरभ लूथरा, उनके भाई गौरव लूथरा और अन्य पार्टनर्स, मैनेजर, इवेंट ऑर्गेनाइजर और मैनेजिंग स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आरोप है कि बिना फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए क्लब में फायर शो कराया गया, जिससे भीषण आग लगी और 25 लोगों की जान चली गई। यह भी बताया गया कि क्लब में किसी तरह का इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं था और रेस्टोरेंट बिना किसी अधिकृत परमिशन या लाइसेंस के चल रहा था। अधिकारियों ने अरपोरा नागांव पंचायत के सरपंच को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इंडिगो की बड़ी संख्या में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद विपक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर एयरलाइन सेक्टर में एकाधिकार मॉडल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत एक आम भारतीय चुका रहा है, देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में। राहुल गांधी ने कहा कि भारत हर सेक्टर में सही कंपटीशन का हकदार है, मैच फिक्सिंग मोनोपोली का नहीं। इसके जवाब में एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है और सरकार लगातार एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि एयरलाइंस के लिए लीजिंग लागत कम करने और नए खिलाड़ियों की एंट्री आसान बनाने के लिए नया कानून लाया गया है। नायडू ने कहा कि इंडिगो को रविवार रात 8 बजे तक सभी रिफंड जारी करने और 48 घंटे के भीतर सभी बैगेज क्लेम निपटाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्थिति को सामान्य करने के लिए 3 दिनों से लगातार काम चल रहा है और अधिकतर एयरपोर्ट पर सेवाएं अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी हैं। मंत्रालय ने किराया बढ़ोतरी रोकने के लिए भी सख्त एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही इंडिगो की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की समीक्षा करेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि कल मैंने जो मस्जिद की नींव रखी उससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है। राजनीति अलग है और बाबरी मस्जिद की नींव अलग है। जिस मकसद से सनातन संस्कृति संसद पवित्र गीता का पाठ कर रही है, उसी मकसद से हम कुरान का पाठ करवाएंगे। हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खाना खिलाएंगे और फिर बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगा। उन्होंने आगे कहा कि बाबरी मस्जिद 450 साल तक अयोध्या में थी, उसे तोड़ दिया गया। वहां राम मंदिर बनाया गया और मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी गई, लेकिन वे इसे नहीं बना पाए। अब हम मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य में बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी बीआईएसएफ बनाने का प्रस्ताव भेजने का फैसला लिए जाने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को देश में सीआईएसएफ की तरह बिहार में बीआईएसएफ यानी बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बनाने का प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। जब से नई सरकार आई है, निवेशकों में नया माहौल बना है और वे बिहार में भारी निवेश करने और इंडस्ट्री लगाने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए हम बीआईएसएफ का प्रस्ताव भेजेंगे। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में काफी उद्योग का जाल बिछने वाला है। गोवा के एक नाइट क्लब में शनिवार की रात भीषण आग लगने की घटना पर गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता यूरी अलेमाओ ने कहा कि डॉक्टर प्रमोद सावंत और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में गोवा राज्य में प्रशासन की नाकामी और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह फेल होने के कारण 25 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 25 लोगों की जान चली गई हो। यह क्लब गैर कानूनी तरीके से चल रहा था और इसे गिराने के लिए कहा गया था। इसे किसने रोका? उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। गोवा के अरपोरा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी नेता और पार्टी की गोवा प्रभारी आतिशी ने गोवा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बिना लाइसेंस के नाइट क्लब वाटर बॉडी पर कैसे चल रहा था और बिना मंजूरी के उसे बिजली व लिकर लाइसेंस कैसे मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉर्थ कोस्टल बेल्ट में नाइट क्लब मालिकों से हफ्ता वसूली होती है और इसी भ्रष्टाचार की वजह से इतने लोगों की जान गई।
आतिशी ने सीएम प्रमोद सावंत से पूछा कि अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं गोवा के राज्यपाल पुसापति अशोक गजपति राजू ने घटना को दुखद बताया और कहा कि घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता दी जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सभी नियामक विभागों की समीक्षा करेंगे और राष्ट्रपति ने भी अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी टूट चुकी है। दोनों की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन उसी दिन इसे टाल दिया गया था, जिसके बाद से कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं। अब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्मृति ने लिखा कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं, इसीलिए सच बताना जरूरी था। उन्होंने कहा कि वह निजी स्वभाव की हैं, लेकिन साफ करना चाहती हैं कि यह रिश्ता अब खत्म हो चुका है। स्मृति ने लोगों से अपील की कि इस मामले को आगे ना बढ़ाएं और दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान हमेशा अपने खेल और देश के प्रतिनिधित्व करने पर रहेगा और वे चाहती हैं कि वे आगे भी पूरी ताकत से भारत के लिए खेलती रहें। कांग्रेस के वरिष्ठ लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर मांग की है कि सांसदों को वोटिंग के समय पार्टी व्हीप की मजबूरी से आजाद किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा एंटी डिफेक्शन कानून सांसदों को पार्टी लाइन पर चलने के लिए मजबूर करता है, जिससे व्हीप ड्रिवन तानाशाही बन गई है और कानून बनाने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तिवारी के प्रस्ताव के मुताबिक ट्रस्ट वोट, मनी बिल और सरकार की स्थिरता से जुड़े मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में सांसद अपनी ज़मीर और समझ के आधार पर वोट कर सकें। यह बिल उन्होंने तीसरी बार पेश किया है। मनीष तिवारी का कहना है कि आज अधिकतर कानून बिना गंभीर चर्चा के पास हो जाते हैं, क्योंकि सांसद खुद को प्रक्रिया में असरदार नहीं पाते। उन्होंने कहा कि 1967 से बड़े दल बदल ने 1985 में राजीव गांधी सरकार को एंटी डिफेक्शन कानून लाने पर मजबूर किया, लेकिन यह भी दल बदल को रोकने में पूरी तरह सफल नहीं हुआ। तिवारी का मानना है कि सांसदों को आजादी मिलने से वे रिसर्च कर बेहतर कानून बनाने में योगदान दे पाएंगे। रूस ने यूक्रेन पर शनिवार रात भर हवाई हमले जारी रखे। यह हमला उस समय हुआ जब कुछ घंटों पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही वार्ता पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि फ्लोरिडा में 3 दिन चली वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता टीम से उनकी फोन कॉल बहुत रचनात्मक रही है। यूक्रेन के एक बड़े औद्योगिक शहर क्रेमेंचुक के मेयर ने बताया कि शहर पर बड़े स्तर का हमला हुआ। फिलहाल इस हमले में किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के 77 ड्रोन मार गिराए हैं। ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं जब युद्ध खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर होने वाली बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार 9 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा शुरू करेंगे। लोकसभा ने इस मुद्दे पर 10 घंटे की बहस तय की है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलेंगे। कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा जवाब देंगे। सरकार चाहती है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम की ऐतिहासिक अहमियत पर चर्चा हो। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने 1937 में गीत की कुछ पंक्तियां हटाकर बंटवारे के बीज बोए। 7 नवंबर को पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर साल भर चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की थी। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार को लोकसभा में और बुधवार गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर भी बहस होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 दिसंबर को भारत यात्रा खत्म होते ही नई दिल्ली अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के संभावित भारत दौरे की तैयारी में जुट गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की का यह दौरा जनवरी 2026 की शुरुआत में हो सकता है। यह कदम रूस और यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों से बराबर संबंध बनाए रखने की भारत की नीति को मजबूत करेगा। इससे पहले जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे और 1 महीने बाद यूक्रेन पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार भारत और यूक्रेन के बीच कई हफ्तों से वार्ता जारी है। दौरे का समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना और यूक्रेन की आंतरिक राजनीतिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। जेलेंस्की से मोदी कई बार फोन पर बात कर चुके हैं और भारत लगातार युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। नई दिल्ली अब जेलेंस्की के नए अधिकारियों के साथ तारीखें तय करने की कोशिश कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.